नमस्कार, छुई बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे मुलाकात कराएंगे एक छोटे उस्ताद की, जो छोटी सी उम्र में ही तबला वादन में पूरे देश में नाम कमा रहा है। बनारस घराने के तबला वादक चित्रांग पंत। चित्रांग, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चित्रांग, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में तबला सीखना शुरू कर दिया था, तो ये तबला सीखने की कब से शुरू किया और कैसे, किसने प्रेरणा दी? कि मैंने तबला सीखना शुरू किया जब मैं 4.5 साल का था जी। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे मेरे फादर हैं, उनको म्यूज़िक का बहुत शौक है, ऑल्दो वो एक इंजीनियर हैं लेकिन उनको म्यूज़िक का बहुत शौक है जी। तो हम जब मतलब बहुत 4.5 साल की एज से पहले ही, मतलब जब से पैदा हुए तब से हम बहुत म्यूज़िक सुनते आ रहे हैं घर में। तो मतलब फादर बहुत अच्छी पुराने आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग, तबले की, गाने की लगाते थे, सुनते थे, तो हम वो सुनते सुनते ही बड़े होते रहे। तो स्टार्टिंग में तो फादर ने ही हमको इसमें मतलब अग्रसर कराया, मतलब इसमें बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। और फिर जैसे जैसे सीखना शुरू किया वैसे वैसे और तबला प्लेयर्स और म्यूजिशियंस को हम आइडियलाइज करते रहे धीरे धीरे। तो आपने ये जो तबला वादन है, आपके गुरु कौन रहे हैं और आपने बनारस घराना की क्यों चुना? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत छोटी एज में था, 4.5। तो उस समय तो कुछ हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन से घराने से हमको सीखना है या हमारी चॉइस ऑफ घराना क्या है। बिल्कुल। तो उस समय तो जो गुरु थे हमारे पास, श्री मनोज कुमार मिश्रा जी, जो प्रोफेसर हैं भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ में, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। तो बनारस घराने से ही मेरा वादन शुरू हुआ और वही आगे चलता रहा। अच्छा जी। तो बनारस घराने की खासियत क्या है? देखिए, बनारस घराना जो है वो और घरानों के कंपैरिजन में डिफरेंस बनारस घराने में ये है कि जो तबला रिसाइटल है, जो तबला सोलो जब स्टार्ट होता है तो और घरानों में हमेशा पेशकार से सोलो रिसाइटल स्टार्ट किया जाता है, लेकिन जो बनारस घराना है, बनारस घराने में हमेशा उठान से शुरुआत होती है। उठान से शुरुआत होती है, उठान बजती है, उठान बजने के बाद फिर बनारसी ठेका बजता है। बनारसी ठेका बजता है जो कि और घरानों में नहीं बजाया जाता है। तो ये डिफरेंस है। ये उठान और ठेका कैसे होता है, जरा बताएंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उठान है। ये उठान है।
जी जी। और ठेका? उठान के बाद हमारा बनारसी ठेका होता है, जिसको हम जो ताल है या ठेका है, ठेके का विस्तार कहते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो तंत्र वाद्यों में या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आलाप जोड़ झाला बजता है, वो आलाप जोड़ झाला इस बनारसी ठेके से भी दिखाया जाता है, जो केवल तबले में केवल इसी घराने में बजता है। तो मैं वही आलाप जोड़ झाला थोड़ा बजाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ,
बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you और so much. एक सवाल ये है कि रियाज कितना करते हो, और जो आगे भविष्य में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए रियाज तो संगीत में या किसी भी चीज़ में एक ऐसी चीज़ है जो जिसका कुछ मतलब जितना आप करें उतना कम है। तो कोशिश हमारी ऐसी रहती है कि मतलब दिन के जितने भी प्रेयर हैं, जैसे मॉर्निंग का टाइम है उस समय भी रियाज हो, जो दिन का स्टार्टिंग टाइम है 12 बजे के बाद तब भी रियाज हो, शाम को भी रियाज हो, रात को भी रियाज हो। तो हर प्रहर में मतलब कोशिश करते हैं रियाज करें। अच्छा, एक जुगलबंदी एक बहुत बड़ी बात होती है तबला वादन में, तो आपने किन किन लोगों से अब तक जुगलबंदी की है? जुगलबंदी मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बहुत सारे सिंगर्स सबके साथ करी, बहुतों के साथ करी है। तो जैसे वायलिन में आप देखेंगे श्री असगर हुसैन जी हैं दिल्ली के, उनके साथ किया, वो बहुत रेप्यूटेड आर्टिस्ट हैं जी। और पंडित संतोष नाहर जी हैं, वायलिन प्लेयर हैं, उनके साथ करी है। और तबला में भी मेरी एक बार जुगलबंदी हुई थी, श्री हेतल मेहता जी जो हैं, जो सप्तक का प्रोग्राम कराती हैं अहमदाबाद में, उनके साथ भी जुगलबंदी हुई है। और मतलब श्री रितेश रजनीश मिश्रा जी के साथ भी मैंने स्पिक मैके के साथ कॉन्सर्ट किए थे। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने बजाया। अच्छा, आपने कोणार्क, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव में भी वो किया है, तो उससे कितना एक्सपोजर मिला आपको? जी, जैसे कोणार्क म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल है, तो वो मतलब देश का बहुत ही जाना माना बड़ा फेस्टिवल है। तो वहाँ जाके परफॉर्म करना, और बहुत यंग एज में, तो उससे क्या हुआ कि हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, और मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने का एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब मिला। और ताज महोत्सव में भी वैसे ही, लखनऊ महोत्सव में भी वैसे ही। जी। तो विरासत हाँ, विरासत में भी मैं 2 बार परफॉर्म कर चुका हूँ। देहरादून विरासत में 2 बार परफॉर्म कर चुके हैं आप। और आपको संस्कृति मंत्रालय ने फेलोशिप दी है जी, है ना? तो कितना मतलब जो सरकारी प्रयास है संगीत को आगे बढ़ाने में, तो आप क्या मानते हैं कि जो ये फेलोशिप है और जो स्कॉलरशिप है कितनी लाभदायक साबित होती है? जी, जो भी फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स हैं गवर्नमेंट की, तो क्या होता है जब उनको आप अचीव कर लेते हैं, वो आपको अवार्ड होती है किसी भी एक यंग आर्टिस्ट को, तो उसको इंस्पिरेशन मिलता है, मतलब एक तरीके बोलें तो एक इंसेंटिव और मतलब ना मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत करें, जिससे कि आपको एक सपोर्ट भी मिल रहा है, तो आपको और रियाज करने में और मेहनत करने में और एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इस चीज़ में उनका रोल काफ़ी अच्छा रोल है। जैसे उत्तराखंड में है अभी मतलब शास्त्रीय संगीत के लिए और आपने कल्चर के लिए इतना एकेडमी नहीं है इस तरह की, जैसे दूसरे राज्यों में, यूपी में संगीत नाटक एकेडमी है, दूसरे वो है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी इस तरह के कोई वो प्रोत्साहन के लिए कोई ऐसा मंच होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। जैसे यूपी में कंसर्ट भी नहीं होते ना? हाँ, कॉन्सर्ट बढ़ावा देने के लिए। जी जी जी, चाहे वोकल हो चाहे वैसा हो। भोपाल में, हाँ, उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में भी है, यूपी में भी बहुत है, यूपी में भी है। तो अब हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ आप अपनी पसंद का कुछ भी 5-7 मिनट जो भी आपको जरूर 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 है ना, कुछ सुना दीजिए। मैं एक कायदा लखनऊ घराने का प्रयास करता हूँ बजाने का। थोड़ा अनट्यून हो गया है ना।
अब मैं थोड़ा सा रेला सुनाता हूँ। पहले कायदा था, अब रेला। चित्रांक, एक आखिरी सवाल कि कोरोना काल में सब लोग प्रभावित हुए हैं, क्या संगीत पर भी कोई आप पे लगा कि कोरोना से आप लोगों पे भी कोई फर्क पड़ा है? जी, संगीत जैसे हर एक सेक्टर पे कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, वैसे ही म्यूज़िक सेक्टर में भी पड़ा है। क्योंकि देखिए कोरोना के चलते जितने भी आर्टिस्ट थे उनके जो भी कॉन्सर्ट्स होते थे थ्रू आउट द ईयर, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, वो सब बंद हो गए। क्योंकि वहाँ पे तो विदाउट क्राउड तो कॉन्सर्ट हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो एडवर्सली इफेक्ट तो उसने हर सेक्टर को किया, वैसे ही म्यूज़िक पे भी वही उसका इफेक्ट पड़ा है। तो लेकिन अब जो चीज़ है वो सबके लिए कॉमन है, तो सबको मिलके उससे फाइट करना है। इसलिए आपका अब उद्देश्य क्या है, मतलब आगे लक्ष्य क्या है? जी तबला को लेकर ही कैरियर बनेगा? जी 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 मेरा तो थ्रू आउट यही क्लियरिटी रही है दिमाग में कि मेरे को करियर म्यूज़िक में ही बनाए रखना है, और वैसे ही सब चलते आ रहा है। जैसे भी मुझे जो अभी फेलोशिप मिल रही हैं, और JRF भी मैंने क्वालिफाई किया है, नेट और UGC नेट JRF, तो उसी में आगे प्रोसीड करके अपना इसको लक्ष्य बना के रियाज करना, कॉन्सर्ट्स, यही सब लाइफ का लक्ष्य। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे चित्रांक पत। अगले छुई बात के एपिसोड में किसी और अन्य हस्ती के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।